जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमो अकेडमी पर। आज हम पढ़ रहे हैं गणित की जो आपकी वार्षिक संख्या की प्रश्नावली है उसकी जो वर्कशीट है, यानी कि जो दूसरे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम पढ़ने वाले हैं। ये वर्कशीटों के हम करेंगे आज प्रश्न सोल्व। वर्कशीट नंबर 1 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा वर्कशीट नंबर जो 1 का पहला प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड में आते हैं। तो वर्कशीट नंबर 1 का पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने वर्कशीट नंबर 1 का पहला प्रश्न लिख रहा हूं। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्न में से एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या पूछा है? अभाज्य संख्या है। देखिएगा उसने पूछा है निम्न में से एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए दिया है 29, बी दिया है 25 और स दिया है आपको, सी वाला ऑप्शन दिया है इसने 16 और डी वाला ऑप्शन दिया है इसने आपको 15। कितना दिया है? 15। इसका आपको क्या बताना है? उत्तर बताना है। क्या बताना है? उत्तर में आपको क्या बताना है? उत्तर में आपको क्या बताना है कि इसमें अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछिए। देखो 25 की दो अभाज्य संख्याएं होती है 5 गुणा 5। 16 की 4 होती है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 15 की होती है 3 गुणा 5। कितने? 3 गुणा 5। यानी कि ये तीनों तो अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि इसके टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन 29 का टुकड़ा 29 ही होता है। कितना होता है? 29 ही होता है। तो आपका उत्तर कौन सा सही? ए वाला सही। कौन सा सही? ए वाला। देखिएगा आपके सामने है वर्कशीट नंबर 1 का दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 यह कहता है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन दे रखे इसने ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब देखिए ए बी सी डी की जगह क्या है? ए बी सी डी की जगह 4 ऑप्शन है, √10, √24, √10, √24 और अगला ऑप्शन है √35 और √25। √35 और √25 ये आपको दिए हैं ऑप्शन। क्या दिए हैं? ऑप्शन। अब देखिएगा इसको सोल्व कर रहे हैं। इसने पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा √10 को हम सोल्व करते हैं तो आपके पास में आता है 2 गुणा 5। √24 को सोल्व कर रहे हो तो देखिएगा आपके पास में आएगा 2 गुणा 4 हुए, फिर आएगा आपके पास में 3, 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 8 3 24। ये क्या है? 24। देखिएगा √35 पूछा। देखिए √35 के लिए क्या आएगा? 5 गुणा 7। √25 के लिए क्या आएगा? देखिएगा √25 के लिए आएगा 5 गुणा 5, जो हमारे पास में लास्ट में आता है कितना? इसको सोल्व करने पर 5। देखिएगा आपके सामने √10 की वैल्यू 2 गुणा 5 है रूट में। इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसमें से रूट से बाहर निकलेगा आपका ओनली एक जोड़ी 2, बाकी रह जाएगा अंदर √6। देखिएगा आगे आपके पास में √5 गुणा 7 है, जिसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। और 5 गुणा 5, जिसमें से आपके पास में से 5 पूरी एक सिंपल संख्या आ रही, जो एक प्रकार की पूर्णांक संख्या में, किसमें? पूर्णांक में है। देखिएगा ये पूर्णांक में आ रहा है, तो यही एक ऐसा आंसर है इसके अंदर जो क्या है? अपरिमेय नहीं है। क्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हुआ प्रश्न संख्या 2 का? निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है? √25 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जो एक परिमेय संख्या है। देखिएगा वर्कशीट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं वर्कशीट का आपका तीसरा प्रश्न। देखिएगा वर्कशीट का तीसरा प्रश्न। आपकी वर्कशीट का तीसरा प्रश्न कह रहा है √3 व √5 है। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है √3 व √5 है। ये ऐसा इसने पूछा है। ऑप्शन ए दिया है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। बी दिया है आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। सी ऑप्शन दिया है आपको पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और डी ऑप्शन दिया है आपको प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। देखिएगा ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर सेलेक्ट करना है।
तो आपको पता है कि रूट के अंदर जो संख्याएं सोल्व नहीं होती है, सोल्व करने पर पॉइंटों में अशांत अनावर्ती आती है। क्या आती है? अशांत अनावर्ती। तो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय। तो इसका उत्तर क्या हुआ आपका? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। देखिएगा प्रश्न संख्या आपका है, प्रश्न संख्या आपका है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। प्रश्न संख्या जैसे 4 को लिखी तो प्रश्न संख्या 4 ऐसा कहता है कि वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। क्या है? वास्तविक संख्या होती है। देखिएगा ए ऑप्शन दिया है परिमेय, बी ऑप्शन दिया है इसने अपरिमेय, अपरिमेय, सी ऑप्शन दिया है दोनों, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखा इस दोनों का मतलब इसने क्या कहा है कि परिमेय व अपरिमेय दोनों। क्या? परिमेय और अपरिमेय दोनों। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी कि वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का क्या होता है? समूह होता है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है? सेट होता है, समूह होता है। तो परिमेय भी होती है वास्तविक संख्या, अपरिमेय भी होती है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 5। कौन सा? प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 यह कह रहा है कि 5.2372 है, 5.2372 है। देखिएगा 5.2372 है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन दिया है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। बी ऑप्शन दिया आपको परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और सी ऑप्शन दिया आपको काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। और डी ऑप्शन आपको दिया इसने इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए ये 5.2372 है ना, इसको सोल्व करोगे तो 52372 बटा हुआ पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 4। यानी कि P बटा Q के रूप में लिखा है। किस रूप में? P बटा Q। और जहां पे Q नॉट इक्वल टू क्या है आपका? 0। यानी कि इसका उत्तर कौन सा सही हुआ आपका? आपका परिमेय संख्या। क्या हुआ? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में हमने लिखा है और ये Q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। यदि ये पूर्णांक संख्या होती तो ये पॉइंट में नहीं आती, पूर्ण अंक होता, लेकिन ये पूर्ण अंक नहीं है, पॉइंट में है। तो ये कौन सी संख्या हुई? परिमेय संख्या। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपका यह कह रहा है कि कोई संख्या दे रखी है आपको 5, 15, 20 के लसम मसक ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी है प्रश्न संख्या 6 का 5, 15, 20। क्या दिया है? 5, 15 व 20 का लस और मस ज्ञात कीजिए। ये आपको क्या दिया है? प्रश्न दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, लस और मस ज्ञात करना है। लस का मतलब होता है आपका LCM, मस का मतलब होता है HCF। देखिएगा इसका हल लिख रहा हूं मैं लिखूंगा यहाँ पे दी गई संख्या। क्या लिखूंगा? दी गई संख्या। दी गई संख्या कौन सी है? 5, 15, 20। सबसे पहले लिखूंगा अभाज्य गुणनखंड। दी गई संख्या 5, 15, 20 के अभाज्य गुणनखंड। ये गुणनखंड लिखा, 5 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा। इसके अभाज्य गुणनखंड किस साइड ज्ञात करो? इस साइड ज्ञात करो। 5, 15 और ये आपका 20। देखिएगा 5 एकम 5, 5 के पारे से 5 तरी 15, 3 एकम 3, 5 के पारे से 5 चौका 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिएगा मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक के हम लिख लेते हैं। पहले का आया 5, दूसरे का आया 5 गुणा 3, तीसरे का आया 5 गुणा 2 गुणा 2,
जो बराबर है 5 गुना 2 की घात 2। अब हमें चाहिए HCF और LCM। लिखा मैंने HCF किसका 5, 15 और 20 का। हमें लेनी है उभयनिष्ठ गुणनखंड। कौन सा? उभयनिष्ठ गुणनखंड। 5 आया, 5 आया और 5 आया, देखो 5। इसके अलावा देखो 2 इसे इधर आया, यहाँ 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, नहीं लिखना। 3 आया, इधर नहीं आया, इधर नहीं आया, नहीं लिखना है। 5 की अब क्या चाहिए? न्यूनतम घात चाहिए। कौन सी घात? न्यूनतम। 5 की न्यूनतम घात कितनी? 1, यानी HCF कितना आया? 5। एलसीएम चाहिए आपको। एलसीएम लिखिए 5, 15 और 20 बराबर लगाइए। सभी जितने भी गुणनखंड है सभी को लिखना। एक तो आ रहा है आपके पास में गुणनखंड 2, दूसरा गुणनखंड 3 है और तीसरा गुणनखंड क्या है? 5 है। अब इसके अंदर आपको क्या करना? अधिकतम घातें लिखनी। क्या? अधिकतम। 2 की अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 1, 5 की अधिकतम घात 1। 2 की अधिकतम घात कितनी हुई? 4। 3 को गुणा 5 से कर, 3 की अधिकतम घात 1 और 5 की अधिकतम घात 5, यानी कि 3 गुणा 5 15 इज इक्वल टू 60। ये आ गया आपके पास में HCF और LCM। इसको क्या लिखोगे आप? उत्तर। क्या लिखोगे? उत्तर। इसी के साथ ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में इसने कहा है कि आपके पास में कोई संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का क्या पूछा है इसने? गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का क्या पूछा है? गुणनफल। देखिएगा आपके पास में है, इसने पूछा है प्रश्न संख्या 7 में अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। क्या पूछा है? गुणनफल। देखिएगा गुणनफल पूछा है, हल लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है? 2। दूसरी चीज लिखनी है हमें, सबसे छोटी भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी होती है यहाँ पर 4। कितनी होती है? 4। यह सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो देखिएगा इन दोनों का क्या चाहिए? गुणनफल चाहिए। तो आप लिखोगे सबसे छोटी अभाज्य व भाज्य संख्या का गुणनफल। क्या? संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू 2 गुणा 4। 2 गुणा 4 संख्याओं को लिखा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 2 गुणा 4 कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। उत्तर कितना आया? 8। लिख लीजिए 8। अब हम जा रहे हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 को हम करेंगे, तब तक आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो हम प्रश्न संख्या 8 को करने वाले हैं। तो देखिएगा आपके सामने है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? क्या पूछा है? प्रश्न संख्या 8 में 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती? कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका आपको सामान्य सा उत्तर लिखना। देखिएगा कोई भी 2 परिमेय संख्या है, उनके बीच में अनंतों परिमेय संख्या खोजी जा सकती है। कितनी? अनंतों। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर लिखना है, हल नहीं आएगा इसमें। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य संख्याओं के मध्य अनंत। क्या? अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं
होती है, ये लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद हम करेंगे प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 कहता है 6x की घात 4, प्रश्न संख्या 9 है आपका 6x की घात 4y, 6x की घात 4y प्लस 12xy व 12xy का मसक क्या होगा, क्या पूछा है, मसक क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या चाहिए आपको, मसक चाहिए तो इसका क्या करना है, आपको सोल्व करना है। मसक का मतलब क्या होता है आपका HCF, क्या होता है HCF। हल लिखिए, दी गई संख्याएं, क्या दे रखी है, संख्याएं किस रूप में दे रखी है, बहुपदों के रूप में दे रखी है। x y में 6x की घात 4y, दूसरा दिया है 12xy दिया है। अब हमें चाहिए HCF, क्या चाहिए HCF हम निकाल रहे हैं, जिसे हम मसक कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखने, क्या देखने, कॉमन फैक्टर। मैं आपके सामने कॉमन फैक्टर लिख रहा हूँ, 2 गुणा 3 x की घात 4 y, 6 के टुकड़े किए 2 गुणा 3, 12 के टुकड़े हो रहे 2 गुणा 2 यानी कि 4 गुणा 3 12, फिर आपका है एक्स वाई। अब देखिएगा इसके एक बार और फैक्टर करूंगा तो 2 की घात 2 फिर गुणा 3x वाई। अब देखिएगा कॉमन फैक्टर लेते हैं, 2 आ रहा दोनों में, कॉमन फैक्टर 2, 3 आ रहा दोनों में, ये लिखा मैंने 3, क्या लिखा 3। अब देखिएगा यहाँ पे बीच में क्या लगेगा, गुणे का चिन्ह, ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास में दोनों में x आ रहा है, क्या, ये लिखा x, दोनों में y आ रहा है, क्या, ये लिखा y। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमें लेनी है सबसे छोटी से छोटी घात, क्या लेनी है, सबसे छोटी से छोटी घात। देखिएगा आपके पास में 2 की छोटी घात कौन सी है, 2 की छोटी घात 1, 3 की छोटी घात कौन सी है 1, x की छोटी घात कौन सी है 1, y की छोटी घात कौन सी 1। आपके पास में आया 6, 2 का गुणा 3 से 6 और x y, ये क्या हुआ है आपका HCF। कितना आया HCF कितना है आपके पास में 6xy, ये क्या है उत्तर, क्या है उत्तर। देखिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं प्रश्न संख्या 10 को। देखिएगा आपका जो प्रश्न संख्या 10 है उसमें उसने कहा है यदि PQ, क्या है, यदि PQ को अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसक क्या होगा, क्या होगा, मसक पूछा है अभाज्य संख्या। देखिए मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी नोट के रूप में, वो आपके सामने उस लाइन को वापस रिपीट करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, नोट वापस लिख लीजिएगा यदि नहीं लिखा है तो। ये अभाज्य संख्याओं का मसक, क्या मसक, जिसे आप क्या करते हैं HCF 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। देखिएगा अभाज्य संख्याओं का मसक 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, मसक 1 होता है। अब देखिए आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 10, क्या दे रखा है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं, P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF ज्ञात करना है, किसका HCF PQ ज्ञात करें, क्या करें HCF PQ क्या करें, ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा आपका जो इसके अंदर उत्तर होगा वो होगा 2 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, उत्तर HCF PQ बराबर 1। क्योंकि कारण लिखिए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, उत्तर। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न संख्या 11 को कर लेते हैं, उसी के बाद में प्रश्न संख्या 11 को नेक्स्ट वाले बोर्ड पे करेंगे। तो आपको लेना चाहिए इसका स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिएगा कि मैं ये प्रश्न हटा के आपके सामने लिख रहा हूं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 को इसने कहा है कि 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। क्या लिखा है प्रश्न संख्या 11 में, 216 के
अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड लिखिए। क्या लिखिए? अभाज्य गुणनखंड लिखिए। जैसे ही इसने कहा 216 के अभाज्य गुणनखंड, तब आपको लिखना है हल, लिखना है दी गई संख्या। क्या लिखना है? दी गई संख्या। दी गई संख्या क्या है? 216। 216 जो आपको संख्या दे रखी है वो लिखी। फिर लिखना है के अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। फिर वापस 216 लिखना है, बराबर लगा देना है। इस तरफ आपको निकालना है इसके क्या? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड किसके? 216 के। देखिएगा 200 का 2 का दे रहे हैं, 2 एकम 2, फिर 0, फिर 8 दूनी 16, फिर 2, 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, एक इसको दिया 7 दूनी 14, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये क्या आया आपका उत्तर? क्या आया उत्तर? इसी के साथ में अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 12। उससे पहले ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। प्रश्न संख्या 12 में इसने पूछा है आपको कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं, क्या है? कितनी विषम संख्याएं हैं? देखिएगा 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। प्रश्न संख्या 12, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? क्या है? विषम संख्याएं हैं। देखिएगा जितनी सम संख्याएं होती है उतनी ही विषम संख्याएं होती है। तो 25 सम संख्याएं होती तो विषम संख्या कितनी होगी? 25। तो आपका उत्तर आपको डायरेक्टली लिखना है 0 से 50 के बीच 25 विषम संख्याएं होती है। अब देखिएगा आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपके सामने सारी विषम संख्याएं जो 50 तक है वो लिख देता हूं। देखिएगा आपके पास में 1, फिर 2 नहीं है, 2 सम है। देखिएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13 के बाद में 15 के बाद में 17, 19, 21, 23, 25, 27 के बाद 29 के बाद में 31, 33 के बाद में 35, 37, 39, 41, 43, फिर 45, फिर 47, उसके बाद में 49 एक सम संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल संख्या कितनी है? 25 है। इसी के साथ में आपकी वर्कशीट नंबर 1 थी। इसके जो महत्वपूर्ण 12 प्रश्न थे वो हमने करवा दिए हैं। फिर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी वर्कशीट नंबर 2, जिसमें हम आगे के और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वास्तविक संख्याओं से संबंधित वो करेंगे। तब तक आप सभी को टमो एकेडमी की परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, टैम्यो एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।